Mutation, the genome of all the organisms are dynamic in nature. और ये डायनामिसिटी दो प्रोसेसेस के कारण, वन इज म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द रिकॉम्बिनेशन. ये दोनों प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस है. बट अगर म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों के कारण जीनोम डायनामिसिटी शो करता है, तो फिर क्वेश्चन है कि इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या है. क्योंकि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों प्रोसेस के कारण जीनोम में वेरिएशंस जो है क्रिएट होता है, वेरिएशंस डेवलप होते हैं. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को एनालाइज करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. सपोज ये एक यूकैरियोटिक क्रोमोजोम है. इस यूकैरियोटिक क्रोमोजोम के एक पर्टिकुलर लोकस पर, नॉट सपोज दिस इज द लोकस, इस लोकस पर फ्लावर के कलर को डिटरमाइन करने के लिए जीन प्रेजेंट है. और इस जीन के कारण फ्लावर में रेड कलर अपीयर हो रहा है. अब इस जीन में एक म्यूटेशन का प्रोसेस परफॉर्म हुआ. म्यूटेशन के प्रोसेस के परफॉर्म होने के कारण इस जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप हुआ. अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अलील. इट मीन्स कि म्यूटेशन के कारण जब चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं तो उस चेंजेस के कारण एक अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है. उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अलील. अब ये अल्टरनेटिव फॉर्म फिर फ्लावर के कलर को ही डिटरमाइन कर रहा है, बट फ्लावर कलर इस पर्टिकुलर कंडीशंस में रेड नहीं बल्कि वाइट डेवलप हो रहे हैं. तो म्यूटेशन के कारण ही ये अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप हुए, और इस अल्टरनेटिव फॉर्म के कारण डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है डेवलप हुआ. सपोज अगर ये म्यूटेशन का प्रोसेस नहीं होता तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं बनता, और अल्टरनेटिव फॉर्म अगर नहीं बनता तो जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाता. अगर फ्लावर के अगर टू डिफरेंट कलर अगर डेवलप हो रहे तो इसके पीछे जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोसेस है म्यूटेशन. म्यूटेशन के कारण ही किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है, और जब किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है तो उन कंडीशन में अल्टरनेटिव कैरेक्टर डेवलप होते हैं. अगर ये म्यूटेशन नहीं होता तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स डेवलप नहीं होते, और अगर अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप नहीं होगा तो अल्टरनेटिव कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होगा. प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. सपोज यहाँ मैं फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम के 2 कॉपीज को शो कर रहा हूँ. दिस इज द क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट. इसके जो है 2 कॉपीज को मैं शो कर रहा हूँ. ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम. अब इस क्रोमोजोम के डिफरेंट लोकस पर डिफरेंट जीन है. यहाँ मैं 2 लोकस को जो मेंशन किया हूँ. देयर इज द 2 लोकस. एक इस लोकस की मैं बात कर रहा हूँ, एक इस लोकस की बात कर रहा हूँ. तो मैं अगर यहाँ 2 डिफरेंट लोकस अगर शो कर रहा हूँ तो 2 डिफरेंट लोकस पर 2 डिफरेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाली जीन है. इस लोकस पर फ्लावर के कलर को डिटरमाइन करने वाली जीन प्रेजेंट है. इस लोकस पर प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन जो है प्रेजेंट है. अब जो जीन यहाँ प्रेजेंट है उस जीन के कारण फ्लावर का कलर रेड और प्लांट की हाइट जो है टॉल डेवलप हो रही है. इस फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम का जो सेकेंड कॉपी है यहाँ इस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है. ऑब्वियसली वो अल्टरनेटिव फॉर्म म्यूटेशन के प्रोसेस से बना है, और उस अल्टरनेटिव फॉर्म के कारण फ्लावर का कलर वाइट डेवलप हो रहा है, और प्लांट की हाइट जो है यहाँ ड्वार्फ जो है शो हो रही है. तो मैं यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोम के 2 कॉपीज को शो कर रहा हूँ. सपोज इट इज़ क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट. इनके 2 कॉपी. हर एक क्रोमोजोम के 2 डिफरेंट लोकस को मैं कंसीडर किया हूँ, और डिफरेंट लोकस पर डिफरेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के जीन प्रेजेंट. जो लोकस फ्लावर के कलर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फ्लावर के कलर को डिसाइड करेगा. जो लोकस प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्लांट के हाइट को जो है डिसाइड करेगा. अब अगर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस अगर परफॉर्म होता है तो रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के कारण एक नए कॉम्बिनेशंस जो है इन दोनों के बीच डेवलप होते हैं. अब रिकॉम्बिनेशन के तौर पर अगर मैं यहाँ क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को कंसीडर करूँ, बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, तो सपोज इस फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम के दोनों कॉपीज़ के बीच एक क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस परफॉर्म हुआ.
और क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के परफॉर्म होने के कारण अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ और यहाँ जो कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ वो ओरिजिनल से जो है डिफरेंट। अब यहाँ फ्लावर का कलर वाइट और प्लांट की का नेचर जो है ना टॉल आपको मिल रहा है। यहाँ फ्लावर का कलर रेड और प्लांट जो है डार्क नेचर का मिल रहा है। तो ये जो नए कॉम्बिनेशन बने, ये नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से बना। अगर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं होता तो इन दो जीन के बीच जो है नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते। इट मीन्स कि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों के कारण जो है वेरिएशन जो है डेवलप होते हैं, बट म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस को जो है ना कॉज करता है। बट रिकॉम्बिनेशन जो एग्जिस्टिंग वेरिएशंस हैं उनके बीच नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जो एग्जिस्टिंग वेरिएशंस हैं उनके बीच नए कॉम्बिनेशन बनाए। अब जैसे यहाँ न्यू कॉम्बिनेशन जो डेवलप हुआ वो कॉम्बिनेशन जो एग्जिस्टिंग वेरिएशन था उन्हीं से जो है डेवलप हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द टर्म म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस। म्यूटेशन इज ए हेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जब कोई भी जेनेटिक चेंजेस हम लोग शो करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं म्यूटेशन। इट इज़ ए जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसी चेंजेस के कारण जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म बनते हैं, यानी अलील का फॉर्मेशन होता है। म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस, इन दोनों में फ़र्क है। म्यूटाजेनेसिस इज ए प्रोसेस विच डेवलप्स द म्यूटेशन। तो म्यूटाजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन डेवलप्स या म्यूटेशन अकर। और म्यूटाजेनेसिस के प्रोसेस को भी हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द इंड्यूस म्यूटेशन। अगर किसी भी म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस में अगर म्यूटेशन डेवलप होता है तो उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंड्यूस्ड। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में कोई म्यूटाजेनिक एजेंट नहीं प्रेजेंट है, उनके बावजूद भी म्यूटेशंस का प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस म्यूटेशंस को डिस्क्राइब करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो इट इज़ वेरी सिंपल। एनी हेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेशन। और जिस प्रोसेस से म्यूटेशंस कॉज होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं म्यूटाजेनेसिस। अगर म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस में हो तो इंड्यूस्ड। अगर इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट अगर म्यूटेशन का प्रोसेस डेवलप हो रहा है तो उसे लोग डिस्क्राइब करते हैं स्पॉन्टेनियस। म्यूटेशंस को आप ब्रॉड सेंस में भी क्लासीफाई कर सकते हो और नैरो सेंस में भी क्लासीफाई कर सकते हो। अगर आप ब्रॉड सेंस में म्यूटेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हो तो इस म्यूटेशन के अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं और जीन म्यूटेशन को भी इंक्लूड करते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस या तो क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंसेस के कारण डेवलप हो या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस के कारण जो है डेवलप हो। इट मीन्स क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के अंदर चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं और चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के अलावा एक और म्यूटेशन का फॉर्म है जिसको डिस्क्राइब करते हैं जीन म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में क्रोमोसोम पर प्रेजेंट एक स्पेसिफिक जीन में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। तो जब आप ब्रॉड सेंस में म्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दोनों को इंक्लूड करते हो। बट जब आप नैरो सेंस में म्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप स्पेसिफिकली जीन म्यूटेशन को डिस्क्राइब करते हो। और इन द केस ऑफ द जीन म्यूटेशन देयर इज द चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ जीन। आप एक सिंगल जीन में चेंजेस को कंसीडर कर रहे हो और मैं यहाँ म्यूटेशंस को नैरो सेंस में ही डिस्क्राइब करूँगा। मैं चेंज इन द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर जिसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन की कैटेगरीज में रखते हैं उसे मैं यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ म्यूटेशन तो मेरा मतलब जीन म्यूटेशन से, और इस जीन म्यूटेशन के प्रोसेस से किसी स्पेसिफिक जीन में जेनेटिक चेंजेस जो है हम लोग शो करते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर म्यूटेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और म्यूटेशन के कारण जीनोम का नेचर डायनामिक मेंटेन रहता है तो म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? तो म्यूटेशन एक
म्यूटेशंस मोस्टली रिसेसिव नेचर शो करते हैं, क्योंकि अगर किसी जीन में म्यूटेशन के कारण अल्टरनेटिव फॉर्म बन रहे हैं और उस अल्टरनेटिव फॉर्म से अल्टरनेटिव कैरेक्टर अगर डेवलप हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अल्टरनेटिव फॉर्म बना या जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ उसका बिहेवियर जो है रिसेसिव होता है। सेकेंड, म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल। जब भी किसी जीन में म्यूटेशंस परफॉर्म होते हैं उसके कारण जब अल्टरनेटिव फॉर्म बनते हैं तो वो अल्टरनेटिव फॉर्म हार्मफुल कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्प्ले करता है। तो मैं ये नहीं मेंशन कर रहा हूँ कि म्यूटेशन ऑलवेज जो है हार्मफुल कंडीशन ही डेवलप करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूटेशन हार्मफुल कंडीशन जो है डेवलप करता है। म्यूटेशन का प्रोसेस रैंडम होता है, नॉन एडेप्टिव होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अगर कोई जीन म्यूटेशन के प्रोसेस में अगर इंटर कर रहा है तो वो कब म्यूटेट होगा, किस पर्टिकुलर वे में म्यूटेट होगा, इसके बारे में कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, ये नॉन एडेप्टिव और नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। एट द सेम टाइम वन जीन कैन अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन सेवरल टाइम। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक जीन में अगर एक बार म्यूटेशन हो गया तो उस जीन में फर्दर जो है म्यूटेशन का प्रोसेस जो है नहीं होगा। वन जीन कैन अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन सेवरल टाइम। दैट्स वाई म्यूटेशन का नेचर हम लोग कंसिडर करते हैं रिकरेंट टाइप। तो म्यूटेशंस आर मोस्टली रिसेसिव इन नेचर, म्यूटेशंस आर मोस्टली हार्मफुल इन नेचर, द म्यूटेशन is a random, non-adaptive, non-directional process, and one gene can undergo for the process of mutation several times. It means कि mutation recurrent nature शो कर रहा है। अब हमें इस पैरामीटर को एनालाइज करना है कि जीन म्यूटेशन का रोल क्या है। देखो, जीन म्यूटेशंस मल्टीपल रोल प्ले करता है, क्योंकि म्यूटेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन। जो भी जेनेटिक वेरिएशन जीनोम में डेवलप होता है उसके पीछे म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। अगर म्यूटेशन ना हो तो जेनेटिक वेरिएशन जो है ना एराइज ही नहीं हो पाएगा। म्यूटेशन के कारण ही किसी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप होता है और उस अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील कंसिडर करते हैं। अगर म्यूटेशन नहीं हो तो हर जीन के सिंगल फॉर्म होंगे। अगर किसी जीन के 2 या मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं तो ये म्यूटेशन के कारण ही डेवलप हुआ। अगर म्यूटेशन नहीं होता तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप नहीं होते। ऑल जीन एक सिंगल फॉर्म में ही जो है एग्जिस्ट करता। म्यूटेशन के कारण वेरिएशन डेवलप होता है और उस वेरिएशन के कारण ही कोई ऑर्गेनिज्म चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट कर पाता है। अगर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस ना हो तो चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं कर पाएगा और इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने पर हो सकता है कि स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाए। इट मीन्स म्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस है और इस प्रोसेस के कारण ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का होल प्रोसेस जो है वो डिपेंडेंट है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि म्यूटेशन एक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट जो है रोल है म्यूटेशंस के। मैं सिर्फ उन पैरामीटर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट। तो म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलील। म्यूटेशन के कारण ही कोई ऑर्गेनिक चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडेप्ट कर पाता है। इट मीन्स म्यूटेशन एक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये कि अगर मुझे जीन म्यूटेशंस को क्लासीफाई करना हो तो जीन म्यूटेशंस को क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है? तो आप जीन म्यूटेशंस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सो इन द केस ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम लोग किसी म्यूटाजेनिक एजेंट या किसी म्यूटाजेंट को यूज नहीं करते। इवन इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटाजेंट, अगर कोई म्यूटेशन अगर जीन में डेवलप हो रहा है
तो उसे स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन की कैटेगरीज में रखते हैं। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस से अगर डेवलप हो रहा हो तो उस म्यूटेशंस को इंड्यूस म्यूटेशंस डिस्क्राइब करते हैं। तो जीन म्यूटेशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, आइदर तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट डेवलप होता है, और इंड्यूस म्यूटेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजेंट डेवलप होता है। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकग्राउंड रेट ऑफ द म्यूटेशन। अगर आप मेंशन करते हो बैकग्राउंड रेट ऑफ म्यूटेशन तो ये बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के डेवलप होने के रीजन्स मेंशन करता हूँ। देखो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एरर के कारण भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस लीजन्स के फॉर्म में हो सकता है, या ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के भी कारण हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ अदर रीजन्स हैं जिनके कारण स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डेवलप होता है, बट दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। या तो रेप्लिकेशन एरर के कारण स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो रहा है, या स्पॉन्टेनियस लीजन्स के कारण हो रहा हो, या ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के कारण हो। रेप्लिकेशन एरर के कारण जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डेवलप होता है उन्हें हम लोग फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट म्यूटेशन। द पॉइंट म्यूटेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन के प्रोसेस में एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है। अब जैसे यहाँ फिगर में शो किया गया है कि जीसी एक बेस पेयर है और ये बेस पेयर जो है 80 से जो है रिप्लेस्ड हो रहा है, या अपोजिट कंडीशन में हो सकता है। सपोज यहाँ एडेनिन में थायमिन का कॉम्बिनेशन है और ये जीसी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस हो जाए। तो अगर वन बेस पेयर किसी अदर बेस पेयर से रिप्लेस्ड होकर हो रहा है तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और वी कैन यूज द टर्म लाइक द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अलावा जो सेकेंड म्यूटेशन का टाइप है दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और ये दोनों म्यूटेशन रेप्लिकेशन एरर के कारण ही डेवलप होता है। इन केस ऑफ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसी बेस पेयर का या तो एडिशन हम शो करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर है उनका डिलीशन शो करते हैं। इट मीन्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में आप एडिशन ऑफ बेस पेयर भी शो कर सकते हो और डिलीशन ऑफ बेस पेयर भी शो कर सकते हो। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो रेप्लिकेशन एरर के कारण डेवलप हो रहा है उनके 2 कैटेगरीज हैं। वन इज द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है, या तो 80 जीसी से रिप्लेस्ड हो या जीसी 80 से रिप्लेस्ड हो। सेकेंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान या तो किसी बेस पेयर का एडिशन हो जाए या जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर्स हैं उनका डिलीशन हो जाए। इन दोनों सिचुएशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डेवलप होता है। बट पॉइंट म्यूटेशन को फर्दर हम लोग सब क्लासीफाई करते हैं, और जब पॉइंट म्यूटेशन को सब क्लासीफाई करते हैं तो 2 कैटेगरीज में सब इसको क्लासीफाई करते हैं। वन इज द ट्रांजिशन एंड सेकेंड इज द ट्रांसवर्जन। देखो, ये दोनों पॉइंट म्यूटेशन, इन दोनों केसेज में वन बेस पेयर अनदर बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है, बट उनके बावजूद भी जो है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के प्रोसेस में फ़र्क है। इन केस ऑफ द ट्रांजिशन देयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अदर प्यूरिन। एक प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन से जो है रिप्लेस्ड हो रहा है, या ए पायरिमिडीन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय अदर पायरिमिडीन। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन के केस में या तो एक प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो रहा है, या एक पायरिमिडीन किसी दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो रहा है। सपोज अगर मैं एडेनिन का केस शो करता हूँ, तो एडेनिन इज ए प्यूरिन, और ये अगर ग्वाइनिन से अगर रिप्लेस्ड हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो रहा है। सिमिलरली अगर ग्वानिन अगर एक प्यूरिन है और अगर ग्वानिन एडेनिन से अगर रिप्लेस्ड हो रहा है तो हम कहें एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो रहा है। अगर साइटोसिन जो एक पायरिमिडीन है अगर थायमिन से रिप्लेस्ड हो रहा है, या थायमिन अगर साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो रहा है,
तो हम इस कंडीशन में मेंशन करेंगे कि एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो रहा है। तो अगर प्यूरीन प्यूरीन से और पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। और इन केस ऑफ द ट्रांजिशन म्यूटेशन 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। आप इस फिगर के आधार पर कंडीशन को जो है डिस्क्राइब कर सकते हो कि यहाँ 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। और आउट ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। क्योंकि जब भी हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग ट्रांजिशन म्यूटेशन की बात करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इन केस ऑफ द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, एक प्यूरीन को पायरिमिडीन से या एक पायरिमिडीन को प्यूरीन से रिप्लेस करते हैं। देखो, ट्रांजिशन के केस में प्यूरीन प्यूरीन से और पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हुआ था। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन के केस में आप एक प्यूरीन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को प्यूरीन से रिप्लेस करते हो। सपोज अगर मैं एडनिन कंसीडर करता हूँ एज ए प्यूरीन के तौर पर, तो अगर एडनिन प्यूरीन है तो ये किसी पायरिमिडीन से जो है रिप्लेस्ड हो, तो यहाँ एडनिन या तो थायमिन से रिप्लेस हो सकता है या एडनिन साइटोसिन से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि एडनिन तो प्यूरीन है और साइटोसिन और थायमिन जो है पायरिमिडीन है। तो या तो एडनिन थायमिन से रिप्लेस्ड हो या एडनिन साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो। अगर मैं एडनिन की जगह अगर मैं ग्वानिन का केस लेता हूँ तो ग्वानिन या तो साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो या ग्वानिन थायमिन से रिप्लेस्ड हो, क्योंकि साइटोसिन और थायमिन ये दोनों पायरिमिडीन है। इट मीन्स कि ओवरऑल आप एक प्यूरीन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को प्यूरीन से रिप्लेस करते हो, एंड दिस इज टर्म्ड एज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में अगर आप ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन को कंपेयर करो तो मोस्टली जो पॉइंट म्यूटेशंस आपको मिलता है एंड दैट इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन। इन केस ऑफ द ट्रांजिशन म्यूटेशन 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है पॉसिबल था, बट अगर मैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की बात करूं तो 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल। 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल बट 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। देखो, पॉइंट म्यूटेशन के केस में चाहे ट्रांजिशन की बात करो या ट्रांसवर्जन की बात करो, अब इन दोनों केसेस में 80 का या तो 80 का कॉम्बिनेशन GC से जो है रिप्लेस्ड होगा या GC का कॉम्बिनेशन जो है 80 से रिप्लेस्ड होगा, क्योंकि देयर इज ओनली 2 ऑप्शन। या तो एडनिन थायमिन के कॉम्बिनेशन को GC के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किया या ग्वानिन साइटोसिन के कॉम्बिनेशन को 80 के कॉम्बिनेशन से जो है रिप्लेस किया जाए। तो फिर क्वेश्चन ये कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो, अगर मैं यहाँ एडनिन और थायमिन का कॉम्बिनेशन शो कर रहा हूँ, अगर एडनिन और थायमिन का कॉम्बिनेशन ग्वानिन और साइटोसिन के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो रहा है, तो हमें यहाँ देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर यहाँ एडनिन प्रेजेंट है तो एडनिन इज प्यूरीन। इस रिप्लेसमेंट के प्रोसेस से 80 जो है GC में जो है चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर भी जो है प्यूरीन प्रेजेंट है, बिकॉज द एडनिन इज प्यूरीन, ग्वानिन इज प्यूरीन। तो इसका मतलब है कि यहाँ प्यूरीन को प्यूरीन रिप्लेस्ड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज द ट्रांजिशन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ TA शो कर रहा हूँ और ये रिप्लेस हो रहा है CG से, तो फर्स्ट पोजीशन पर अगर मैं थायमिन शो कर रहा हूँ तो दिस थायमिन इज द पायरिमिडीन। और अगर रिप्लेसमेंट के प्रोसेस से अगर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर अगर साइटोसिन अगर प्रेजेंट होता है तो हम कहें एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का प्रोसेस ट्रांसवर्जन के प्रोसेस से डिफरेंट है। ट्रांसवर्जन के प्रोसेस में प्यूरीन या तो पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड होगा या पायरिमिडीन प्यूरीन से रिप्लेस्ड होगा। अब अगर मैं यहाँ प्यूरीन एज ए नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर शो कर रहा हूँ तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर पायरिमिडीन एज ए नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ प्यूरीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है या पायरिमिडीन जो है वो प्यूरीन से रिप्लेस्ड हो रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज द डिफरेंसेस इन द ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। जब आप इन इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हो तो वहाँ इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम ट्रांजिशन को कैसे प्रेजेंट करें और ट्रांसवर्जन को कैसे प्रेजेंट करें।
देखो, रेप्लिकेशन एरर के कारण दो तरह के म्यूटेशन जो है डेवलप हुए। एक रेप्लिकेशन एरर के कारण जो म्यूटेशन डेवलप हुआ, दैट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा डेवलप हुआ दैट इज टर्म्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन एरर के कारण पॉइंट म्यूटेशन डेवलप कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें नाइट्रोजनस बेस के फीचर्स को एनालाइज करना होगा। अब अगर मैं नाइट्रोजनस बेस के तौर पर अगर मैं एडेनिन को शो कर रहा हूँ, तो एडेनिन मोस्ट कॉमनली जिस टॉटोमेरिक स्टेट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अमीनो फॉर्म। ये कॉमन फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, और अमीनो फॉर्म में अगर एडेनिन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ आप एक अमीनो ग्रुप शो करते हो। NH2 इज एन अमीनो ग्रुप जो यहाँ 6 पोजीशन पर जो कार्बन प्रेजेंट है उनके साथ अटैच्ड। बट अगर यहाँ टॉटोमेरिक शिफ्ट के प्रोसेस को शो करते हैं तो ये कॉमन फॉर्म जो स्टेबल फॉर्म है वो रेयर फॉर्म में चेंज होता है, और ये टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण हो रहा है। और इस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण NH2 का एक हाइड्रोजन ये मूव करके जो है ना फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ अमीनो ग्रुप का प्रेजेंस शो कर रहे हैं और यहाँ इम्यूनो ग्रुप का प्रेजेंस शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण एडेनिन का अमीनो फॉर्म इम्यूनो फॉर्म में चेंज होता है। अगर मैं एडेनिन की जगह ग्वानिन की बात करूँ तो ग्वानिन का जो कॉमन और स्टेबल फॉर्म है दैट इज द कीटो फॉर्म, और अगर मैं कीटो फॉर्म को शो करता हूँ तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होता है तो आप देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये हाइड्रोजन मूव करके इस पोजीशन पर आता है तो हम कहेंगे दिस इज द टॉटोमेरिक शिफ्ट, और इस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण जो है यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डेवलप होगा। अब ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इनॉल फॉर्म। तो जैसे कि आप एडेनिन के केस में एक स्टेबल और रेयर फॉर्म शो करते हो, उसी तरह से मैं ग्वानिन के केस में भी एक स्टेबल फॉर्म और दूसरा रेयर फॉर्म शो करता हूँ। हाँ, ग्वानिन का स्टेबल फॉर्म कीटो फॉर्म होता है और ग्वानिन का जो रेयर फॉर्म है जो कि टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण डेवलप हो रहा है दैट इज द इनॉल फॉर्म। और ये कंडीशन सिर्फ एडेनिन और ग्वानिन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, चाहे वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थाइमिन हो, इन सारे नाइट्रोजनस बेसेस के केस में टॉटोमेरिक शिफ्ट को शो करते हैं, और टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण कॉमन फॉर्म रेयर फॉर्म में चेंज होता है। अगर मैं एडेनिन की बात करूँ तो इसका अमीनो फॉर्म इम्यूनो फॉर्म में चेंज होगा। अगर मैं ग्वानिन की बात करूँ तो इनका कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में जो है चेंज होता है। अब जब ये टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर अमीनो फॉर्म इम्यूनो फॉर्म में चेंज हो रहा है या कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है तो इनका पेयरिंग पोटेंशियल जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि जब एडेनिन अपने कॉमन अमीनो फॉर्म में होता है तो इसकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग जो है थाइमिन के साथ शो करता है। सिमिलरली अगर ग्वानिन अगर कीटो फॉर्म में जो कि कॉमन फॉर्म, तो ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है। सिमिलरली साइटोसिन और थाइमिन के केस में भी आप अमीनो और कीटो फॉर्म शो करते हो, और साइटोसिन अगर कीटो फॉर्म में है, साइटोसिन अगर अमीनो फॉर्म में है तो वो ग्वानिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा, और थाइमिन कीटो स्टेट में अगर है तो वो एडेनिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा। बट टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण जब रेयर फॉर्म डेवलप होता है, चाहे वो रेयर फॉर्म इम्यूनो फॉर्म हो या इनॉल फॉर्म हो, इनका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ एडेनिन को इम्यूनो स्टेट में शो किया हूँ तो अब ये थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं कर रहा है, अब ये बेस पेयरिंग जो है साइटोसिन के साथ शो कर रहा है। इस तरह से अगर मैं ग्वानिन को अगर मैं इनॉल फॉर्म में कंसिडर करूँ तो ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं शो कर रहा है, बल्कि ये थाइमिन के साथ पेयरिंग शो कर रहा है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फर्क है, यहाँ एडेनिन और साइटोसिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं।
या ग्वानिन और थायमिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर नाइट्रोजनस बेसिस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर कॉमन से रेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उनका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नाइट्रोजनस बेस टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर अमीनो से इम्यूनो या कीटो से इनॉल फॉर्म में अगर चेंज होता है तो उनके कारण पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन डेवलप कैसे होते हैं, उनका बेसिस क्या है। अब सपोज मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर एक पॉइंट म्यूटेशंस को जो है कंसिडर कर रहा हूँ और इस पॉइंट म्यूटेशन के दौरान जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो रहा है। मैं एक पॉइंट म्यूटेशन के प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पॉइंट म्यूटेशन के प्रोसेस के दौरान जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो रहा है। अब सपोज ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ मैं जीसी का कॉम्बिनेशन शो कर रहा हूँ और ये ग्वानिन कीटो स्टेट में प्रेजेंट है। अगर ग्वानिन अगर कीटो स्टेट में है तो वो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करेगा और वो ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग शो करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ जीसी का कॉम्बिनेशन शो किया हूँ। सपोज ये डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर किया, तो जब ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर करेगा तो सबसे पहले इनके दोनों स्टैंड सेपरेट होंगे। ये एक स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड, ये दोनों स्टैंड सेपरेट हुआ। जब ये दोनों स्टैंड सेपरेट हुआ और रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि ग्वानिन टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये ग्वानिन जिसे मैं रेड कलर से शो किया हूँ, इट इज़ द रेयर इनॉल फॉर्म जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान डेवलप हुआ। अब अगर रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान अगर ये टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण इनॉल फॉर्म डेवलप हुआ है तो इनका पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ इसके कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा बल्कि थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन के प्रोसेस से यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ वो थायमिन कंटेनिंग है एंड दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर मान लो कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद अगर ये सेम डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर करते हैं तो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अगर शो कर रहा हूँ तो इनके दोनों स्टैंड सेपरेट हुए। जो अपर स्टैंड है उनको मैं यहाँ शो किया हूँ, जो लोअर स्टैंड है सेपरेशन के बाद यहाँ शो किया हूँ। अब ये दोनों स्टैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो है स्टैंड का जो है ना फॉर्मेशन करेगा। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन अगर होगा तो अगर यहाँ थायमिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा वहाँ एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, क्योंकि थायमिन अगर स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है तो वो एडेनिन के साथ शो करता है। तो यहाँ थायमिन के अपोजिट यहाँ एडेनिन जो है इनकॉर्पोरेट होगा। और ये मैं ग्वानिन का यहाँ जो है इनॉल स्टेट को मैं शो किया, लेकिन मैंने पहले भी मेंशन किया था ये एक ट्रांजिएंट कंडीशन है। तो ऑब्वियसली ये ग्वानिन जो इनॉल फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट था ये वापस जो है कीटो फॉर्म में जो है चेंज हो, और अगर कीटो फॉर्म में अगर चेंज हुआ तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ दैट इज द साइटोसिन कंटेनिंग, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन हुई। लेकिन जब ये लोअर स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इंटर किया तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन यहाँ कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हुआ। तो अब ओवरऑल कंडीशन को देखो। इन द केस ऑफ द ए यहाँ इस पोजीशन पर जीसी बेस पेयर प्रेजेंट। इन द केस ऑफ द फिगर ए यहाँ जीसी बेस पेयर प्रेजेंट। आफ्टर द 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन अब यहाँ उसी पोजीशन पर जो है एडेनिन और थायमिन एज ए बेस पेयर के तौर पर प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में जीसी का कॉम्बिनेशन एटी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस हो गया। हम कहेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन। तो टॉटोमेरिक शिफ्ट के कारण अगर कॉमन फॉर्म रेयर फॉर्म में अगर चेंज होता है
तो उस कंडीशन में पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है, यहाँ GC का कॉम्बिनेशन AT के कॉम्बिनेशन से जो है रिप्लेस हो रहा है। हम कहेंगे दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, अब पॉइंट म्यूटेशन में ये ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से जो है रिप्लेस्ड हो गया। देखो, रेप्लिकेशन एरर के कारण मैंने मेंशन किया था कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन डेवलप होते हैं। वन इज द पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में या तो नए बेस पेयर का एडिशन होगा या जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर्स हैं उनके डिलीशंस होंगे। अब जैसे यहाँ एक डबल स्टैंडर्ड DNA को मैं शो कर रहा हूँ। अब इस डबल स्टैंडर्ड DNA में एक बेस पेयर का एडिशन हुआ और जिस बेस पेयर का एडिशन हुआ वो दैट इज AT, इनका एडिशन हुआ। अब इस बेस पेयर के एडिशन के कारण इस DNA का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, इसलिए इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्योंकि अगर ये थायमिन और एडेनिन का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ ऐड हो तो उसके कारण इसके डाउन स्ट्रीम जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का पूरा फ्रेम जो है चेंज हो गया। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान सिर्फ एडिशन की बात नहीं करते, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान डिलीशन भी शो कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बेस पेयर जो DNA में ऑलरेडी प्रेजेंट था और वो जो है डिलीट हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन ऑफ बेस पेयर भी शो करते हैं और डिलीशन ऑफ बेस पेयर भी शो करते हैं। अब चाहे एडिशन हो या डिलीशन हो, उसके कारण DNA का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो रेप्लिकेशन एरर के कारण या तो पॉइंट म्यूटेशन जो है डेवलप होता है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डेवलप होता है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द पॉइंट म्यूटेशन एंड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमें इस बात को चेक करना है कि चेंजेस कहाँ ज़्यादा होगा और चेंजेस कहाँ कम होगा। सपोज दिस इज ए DNA मॉलिक्यूल, दिस इज ए डबल स्टैंडर्ड इन नेचर, और इस डबल स्टैंडर्ड DNA में यहाँ एडेनिन और थायमिन एज ए बेस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। दिस इज एडेनिन एंड थायमिन जो बेस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये डबल स्टैंडर्ड DNA के द्वारा जो मैसेंजर RNA बन रहा है, उस मैसेंजर RNA में मैं यहाँ कोडॉन के नेचर को शो किया। तो फर्स्ट कोडॉन, सेकेंड कोडॉन, थर्ड कोडॉन, फोर्थ कोडॉन, इस तरह से बहुत सारे कोडॉन हैं। मैं यहाँ बिगनिंग के कुछ कोडॉन्स के नेचर को शो किया। अब सपोज पॉइंट म्यूटेशन के कारण TA का जो कॉम्बिनेशन है वो GC के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो गया। इस पोजीशन पे यहाँ 80%, अब द सेम पोजीशन पे ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन के कारण अब यहाँ जो है GC%। अब इस चेंज के कारण अगर आप फिगर को एनालाइज करो तो सिर्फ एक कोडॉन है जो चेंज हो रहा है, बाकी कोडॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर AT की जगह अगर आप GC शो कर रहे हो तो इस कंडीशन में सिर्फ एक सिंगल कोडॉन जो है इस प्रोसेस के कारण चेंज हो रहा है, बाकी कोडॉन के नेचर जो है बिल्कुल सेम है। आप देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में जो कोडॉन का नेचर है वही सेम नेचर यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर। जिस कोडॉन में चेंजेज आप शो कर रहे हो दैट इज द सेकेंड कोडॉन। इट मीन्स पॉइंट म्यूटेशन के कारण अगर एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है तो उस कंडीशन में चेंजेज आप एक सिंगल कोडॉन में शो करते हो। जो रिमेनिंग कोडॉन है वो रिमेनिंग कोडॉन जो है जैसा ओरिजिनल केस में होता है उसी पर्टिकुलर जो है फॉर्म को जो है शो करता है। तो अगर इस मैसेंजर RNA से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो तो सिर्फ एक अमीनो एसिड जो है यहाँ डिफरेंट इनकॉर्पोरेट होगा, बाकी अमीनो एसिड जो है जैसा आप इस केस में शो कर रहे हो वही सेम कंडीशन जो है ना आप यहाँ शो करोगे, सिर्फ एक अमीनो एसिड में जो है डिफरेंसेस जो है डेवलप होगा। बट जब आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हो तो सपोज करो कि ये जो DNA मॉलिक्यूल है डबल स्टैंडर्ड, इनके द्वारा जो मैसेंजर RNA बन रहा है उस मैसेंजर RNA में ये डिफरेंट जो है कोडॉन जो है ना प्रेजेंट है।
ये डिफरेंट कोडॉन मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट, और इस डिफरेंट कोडॉन के नेचर पर अमीनो एसिड का इनकॉर्पोरेशन डिपेंड करेगा प्रोटीन में। अब यहाँ एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है डेवलप हुआ, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान एक बेस पेयर यहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ, ऐड हुआ। तो यहाँ जीसी एक नए बेस पेयर के तौर पर यहाँ ऐड हुआ। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप डिलीशन भी शो कर सकते हो, एडिशन भी शो कर सकते हो। यहाँ मैंने एडिशन के प्रोसेस को शो कर रहा हूँ, और जीसी बेस पेयर इस डीएनए के साथ जो है ऐड हो रहा है। अब इस एडिशन के बाद अगर आप मैसेंजर आरएनए में कोडॉन का नेचर को चेक करो, तो फर्स्ट कोडॉन और सेकेंड कोडॉन जैसा इस केस में अगर आप शो करते हो, वही सेम कंडीशन यहाँ भी, फर्स्ट कोडॉन और सेकेंड कोडॉन का नेचर चेंज नहीं हुआ, बट थर्ड कोडॉन और उसके बाद के जो कोडॉन उनके नेचर जो है चेंज हो गए। अब आप देखो यहाँ थर्ड कोडॉन का नेचर है AGC, यहाँ थर्ड कोडॉन का नेचर है GAG, यहाँ फोर्थ कोडॉन का नेचर है ACU, यहाँ फोर्थ कोडॉन का नेचर है CAC। इट मीन्स कि जिस पॉइंट पर एडिशन हुआ उस पॉइंट के बाद जितने भी जो है कोडॉन्स हैं उन सारे कोडॉन का नेचर चेंज होगा। जबकि पॉइंट म्यूटेशन के केस में सिर्फ एक कोडॉन का नेचर चेंज हो रहा है, बाकी कोडॉन का नेचर बिल्कुल जो है सेम रहेगा। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान चाहे वो एडिशन के कारण हो या डिलीशन के कारण हो, जहाँ भी एडिशन और डिलीशन होगा उसके डाउन स्ट्रीम सारे कोडॉन का नेचर जो है चेंज हो, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट म्यूटेशन और द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये एक कॉमनली यूज टर्म है जिसको कहते हैं ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। यहाँ मैंने एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को शो किया, बट आप इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। जो अपर मैं डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ मेंशन किया हूँ, उसमें एक खास न्यूक्लियोटाइड का आप सीक्वेंस का रिपीटेशन शो कर लो। जैसे यहाँ CAG एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उनके जो है ना रिपीटेशंस हैं, और इस केस में 11 कॉपीज इस रिपीट का मैं शो कर रहा हूँ। 11 कॉपी ऑफ दिस ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनका मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ये जो मैं सेकेंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए शो कर रहा हूँ उसके एक स्टैंड को शो कर, यहाँ भी ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिपीटेशन आपको मिल रहा है। सेम ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिपीटेशन यहाँ भी है, बट नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ 18 शो कर लो। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज अगर 11 था और ये नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करके अगर 18 हो गए, तो हम कहेंगे दिस इज द ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज हैं इनके रिपीटेशंस के कारण डीएनए का लेंथ जो है इंक्रीज हो गया। अब इस तरह के जो है कंडीशंस के लिए हम लोग एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, दैट इज द रेप्लिकेशन स्लिपेज। दिस इज ए टाइप ऑफ द रेप्लिकेशन स्लिपेज जिसके कारण ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट के जो नंबर है वो चेंज हो। अब रेप्लिकेशन स्लिपेज के दौरान सिर्फ नंबर इंक्रीज नहीं होता, रेप्लिकेशन स्लिपेज के दौरान नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं। बट यहाँ मैं चूँकि ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं। जो नंबर आप यहाँ 11 शो कर रहे हैं, अब यहाँ नंबर इंक्रीज होकर के जो है 18 हो गए, तो हम कहेंगे दिस इज द ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन। और ये कंडीशन डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन स्लिपेज, और रेप्लिकेशन स्लिपेज के कारण नंबर इंक्रीज भी हो सकता है और नंबर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन के कारण बहुत सारे डिजीज वाले कंडीशन डेवलप होते हैं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, दैट इज द फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम इज ऑल्सो टर्म्ड एज द मार्टिन बेल सिंड्रोम। और ट्राइन्यूक्लियोटाइड एक्सपेंशन डिजीजेस बहुत सारे हैं, बट मोस्ट स्टडीड केस के तौर पर हम लोग फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम को शो करते हैं। और इस फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम वाले कंडीशंस में FMR1 जीन में म्यूटेशन जो है डेवलप होता है, और इस म्यूटेशन के दौरान
एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उनके रिपीटेशंस जो है डेवलप हो जाते हैं, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का एक्सपेंशन हो जाता है, और जिनके कारण ये FMR1 जीन अब नॉर्मल फंक्शन जो है स्टॉप कर देते हैं। तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज द फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द मार्टिन बेल सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के केस में जो जीन अफेक्टेड होता है दैट इज द FMR1 जीन, और इस FMR1 जीन में एक खास ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, और जब उस ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स का नंबर इंक्रीज होता है तो फिर ये जो है म्यूटेशन वाले कंडीशन, ये जो डिजीज वाले कंडीशन है वो डेवलप हो जाते हैं। अब ये FMR1 जीन ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड, और एक्स क्रोमोसोम पर इस जीन का एड्रेस जब हम लोग शो करते हैं तो एक्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम, क्यू इट मीन्स लॉन्ग आर्म पर प्रेजेंट है, 2 डिनोट्स द रीजन, 7 डिनोट्स द बैंड, एंड 0.3 डिनोट्स द सब बैंड। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ FMR1 जीन इन केस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब आप किसी जीन के एड्रेस को पॉइंट आउट करते हो तो सबसे पहले आप क्रोमोसोम का नंबर है उसे मेंशन करते हो, फिर उस क्रोमोसोम में शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म में किस आर्म में प्रेजेंट है उनको आप डिस्क्राइब करते हो, फिर आप रीजन्स को जो है मेंशन करते हो, फिर बैंड्स को मेंशन करते हो, फिर सब बैंड को मेंशन करते हो। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ FMR1 जीन इन केस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस जीन के द्वारा जिस प्रोटीन को कोड किया जाता है दैट इज द FMRP प्रोटीन, फ्रैगाइल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन। ये बेसिकली RNA बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे काम करता है। ये प्रोटीन RNA बाइंडिंग डोमेन की मदद से RNA के साथ जो है बाइंड करता है, और इस प्रोटीन का रोल साइनेप्स के डेवलपमेंट में शो करते हैं। ऑब्वियसली अगर इस प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर स्टॉप होता है तो सिनेप्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अफेक्टेड होता है, और इनके कारण जो है सर्टेन जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन। तो कुछ ऐसी जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो डेवलप होते हैं। अब हमें इस बात को एनालाइज करना है कि जब यहाँ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट का एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन होने के कारण जीन का फंक्शन कैसे स्टॉप होगा। ये मैं एक्स क्रोमोसोम शो किया हूँ, एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द FMR1 जीन। अब इस जीन के साथ एक प्रोमोटर जो है एसोसिएटेड है, और इस जीन का जो 5' एंड है वहाँ 5' UTR वाली कंडीशन शो करता है, और 3' एंड पर 3' UTR कंडीशन शो करते हैं। ये एक FMR1 जीन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस जीन के एडजेसेंट एक प्रोमोटर जो है प्रेजेंट है, और इस जीन का जो 5' एंड है वहाँ 5' UTR शो करते हैं, और 3' एंड के पास 3' UTR मैंने अनट्रांसलेटेड रीजन शो करते हैं। अगर इस 5' UTR रीजन में इस ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये जो मैं ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस शो कर रहा हूँ CGG, अगर इसके 6 to 50 कॉपीज अगर प्रेजेंट है तो ये वाइल्ड टाइप कंडीशन को शो करेगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ये जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा, मैसेंजर आने का फॉर्मेशन करेगा, वो मैसेंजर आने आगे चलते फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और उस प्रोटीन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे FMRP प्रोटीन, और सिनेप्स के डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करेगा। तो ऑब्वियसली एक वाइल्ड टाइप कंडीशन को शो करेगा। बट अगर ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट है, अगर इसके नंबर अगर इंक्रीज होते एज ए रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन स्लिपेज, अगर ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट के नंबर अगर इंक्रीज होते तो अगर ये नंबर अगर 55 से 200 कॉपीज के रेंज में है तो इस कंडीशन में हम लोग टर्म यूज करते हैं प्री म्यूटेशन,
और प्री म्यूटेशन टर्म इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुआ है। हाँ, प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हुआ है, बट प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टॉप नहीं हुआ है। इट मीन्स कि अब भी जो है FMRP प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है और वो RNA बाइंडिंग प्रोटीन के तौर पे काम कर रहा है और सिनेप्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए यहाँ जो टर्म यूज किया गया है दैट इज द प्री म्यूटेशन। बट जब इसी ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के नंबर मोर देन 200 शो करते हैं, ये जो 5' UTR रीजन है, अगर इस ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नंबर अगर मोर देन 200 अगर डेवलप होता है, तो उस कंडीशन में ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। अब ये जीन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है, और जब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया और डिजीज वाले कंडीशन डेवलप हो गए। अब मुझे इस बात को एनालाइज करना है कि जब इस ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के नंबर 200 या मोर देन 200 जब डेवलप होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन क्यों डेवलप हो रहा है? क्यों इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो गया और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गया? जब ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नंबर इंक्रीज होते हैं, तो इस कंडीशन में CG डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का नंबर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के नंबर इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली CG डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नंबर जो है इंक्रीज होंगे। इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सिस्टम, अगर साइटोसिन CG डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो देन दिस साइटोसिन कैन अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन। तो जब यहाँ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के नंबर इंक्रीज होते हैं, तो CG डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे, और जब साइटोसिन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो साइटोसिन कैन अंडरगो फॉर द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन। तो ऑब्वियसली जब ये नंबर जो है 200 या मोर देन 200 कॉपीज होते हैं, तो यहाँ DNA मिथाइलेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, और DNA मिथाइलेशन के प्रोसेस के कारण ये DNA अब हाइपर मिथाइलेटेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये हाइपर मिथाइलेटेड कंडीशन में कन्वर्ट हुआ है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन जो है शो किया, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फुल म्यूटेशन, क्योंकि इस स्टेज में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो गया, ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप हो गया, और डिजीज वाले सिम्टम जो है डेवलप हो गए। मैंने फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया एज ए ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज के तौर पर, बट ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज के तौर पर सिर्फ फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम को हम लोग शो नहीं करते। ए नंबर ऑफ डिजीजेज हैं जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन के कारण जो है डेवलप होते हैं। इस टेबल में यहाँ जो है नॉर्मल रेंज जो है मेंशन है कि जब इस ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट के नंबर नॉर्मल रेंज में होंगे तो डिजीज वाले कंडीशन डेवलप नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही ये नंबर रेप्लिकेशन स्लिपेज के प्रोसेस के कारण इंक्रीज होता है तो डिजीज वाले सिम्टम जो है डेवलप होते हैं। तो मैंने यहाँ मेनली फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम वाले कंडीशंस को डिस्कस किया हूँ, बट कुछ अदर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीजेज हैं जिसमें रिपीट का नेचर यहाँ मेंशन्ड है और नॉर्मल रेंज जो है ना मेंशन किया गया है, और कब डिजीज वाले सिम्टम डेवलप होंगे उनको जो है इस टेबल के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया गया। देखो, अब तक मैंने डिस्कस किया कि रेप्लिकेशन एरर के कारण जो है म्यूटेशन कैसे डेवलप होता है। अब हमें चेक करना है कि स्पॉन्टेनियस लीजन्स के कारण जो है म्यूटेशन जो है कैसे डेवलप हो रहा है। देखो, स्पॉन्टेनियस लीजन्स को हम लोग इस सेंस में, इस मैनर में डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज ए नेचुरली अकरिंग डैमेज इन द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो नेचुरली अकरिंग डैमेजेज हैं उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अंडर द स्पॉन्टेनियस लीजन, और इस डैमेज के कारण पॉइंट म्यूटेशन वाले भी कंडीशन डेवलप हो सकते हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाले भी कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि स्पॉन्टेनियस लीजन्स के कारण ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन डेवलप होंगे, वो पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस लीजन्स के अंदर नॉर्मली हम लोग मेंशन करते हैं डीएमिनेशन को,
डीप्यूरिनेशन और डीपाइरिमिडिनेशन वाले प्रोसेस को, और सेवरल टाइप्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव डैमेजेस को कंसिडर करते हैं। अगर डीएमिनेशन का प्रोसेस अगर हो रहा है तो डीएमिनेशन के प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजनस बेस अपने अमीनो ग्रुप को लूज करता है। इट इज द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेस। और यहां रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द नाइट्रोजनस बेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, किसी म्यूटाजेनिक एजेंट के कारण जो है यहां डीएमिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा है। और डीएमिनेशन के प्रोसेस के कारण एडेनिन हाइपोजेंथिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ग्वानिन जेंथिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, साइटोसिन यूरेसिल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर साइटोसिन 5 मिथाइल साइटोसिन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर यहां थाइमिन का फॉर्मेशन होता है। और इस डीएमिनेशन के प्रोसेस के कारण जो नाइट्रोजनस बेस का जो पेयरिंग पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आप एडेनिन का स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करते हो तो एडेनिन फॉर्म्स द स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग विद द थाइमिन, ये थाइमिन के साथ जो है स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं एडेनिन का डीएमिनेशन शो करता हूं और डीएमिनेशन के प्रोसेस के कारण जो है एडेनिन हाइपोजेंथिन में अगर कन्वर्ट होता है तो अब ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग जो है शो नहीं करेगा। अब ये जो बेस पेयरिंग शो करेगा वो साइटोसिन के साथ शो करेगा। तो एडेनिन डीएमिनेशन के प्रोसेस से अगर हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है तो उनका पेयरिंग पोटेंशियल जो है चेंज हो रहा है। इस तरह से आप एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, 5 मिथाइल साइटोसिन, एवरी केसेस में जब भी आप डीएमिनेशन शो करोगे तो डीएमिनेशन के बाद जो रिजल्टेंट नाइट्रोजनस बेस का फॉर्म डेवलप होगा उनका पेयरिंग पोटेंशियल जो है चेंज हो जाएगा। वो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग नहीं शो करेगा बल्कि नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग वाले कंडीशन को शो करेगा। अपार्ट फ्रॉम द डीएमिनेशन, स्पॉन्टेनियस लीजन्स के अंदर जो सेकेंड कैटेगरी आता है वो है डीप्यूरिनेशन और डीपाइरिमिडिनेशन। देखो, इन द प्रोसेस ऑफ डीप्यूरिनेशन जो न्यूक्लियोटाइड है वो प्यूरिन को जो है लूज कर देता है। इट इज द लॉस ऑफ प्यूरिन ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है उस ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण प्यूरिन जो है वो रिमूव हो जाता है। अब इस कंडीशन को आप इस डायग्राम से जो है अंडरस्टैंड करो। इस डीएनए मॉलिक्यूल में यहां ग्वाइनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पे शो किया गया एंड ग्वाइनिन इज ए प्यूरिन। ये प्यूरिन शुगर रेजिड्यूज के साथ जो है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से लिंक है। इस ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। इट मीन्स ये एक बीटा एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड की मदद से ये शुगर रेजिड्यूज के साथ जो है कोवलेंटली बाउंड है। जब डीप्यूरिनेशन का प्रोसेस होता है तो ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक हो जाता है और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण अब यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डेवलप हो गया। क्योंकि ग्वाइनिन यहां से रिमूव हो गया तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं डीप्यूरिनेशन। और डीप्यूरिनेशन के कारण जो साइट क्रिएट हुआ उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ए बेसिक साइट या ए प्यूरिनिक साइट, बिकॉज यहां ग्वाइनिन जो है प्यूरिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्यूरिन के रिमूवल के बाद जो साइट क्रिएट हुआ उसको हम लोग सिंपली जो है ए प्यूरिनिक साइट के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं या सिंपली ए बेसिक साइट के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। अगर प्यूरिन के प्लेस पर अगर पायरिमिडीन का रिमूवल होता है, नॉट सपोज इस न्यूक्लियोटाइड के केस में, ये जो मैं यहाँ न्यूक्लियोटाइड शो कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियोटाइड के केस में यहाँ साइटोसिन प्रेजेंट है एंड साइटोसिन इज अ पायरिमिडीन। अगर ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड दैट इज नोन एज द बीटा एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, अगर ये ब्रेक होता है और इस ब्रेक के कारण साइटोसिन अगर रिमूव होता है तो इस कंडीशन में भी जो साइट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं ए बेसिक साइट। चूंकि साइटोसिन इज ए प्यूर पायरिमिडीन तो यहां आप जो है टर्म यूज करते हो डीपाइरिमिडिनेशन। तो यहां डीप्यूरिनेशन और डीपाइरिमिडिनेशन का जो मैं प्रोसेस शो कर रहा हूं वो किसी म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस के कारण नहीं हो रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियसली जो है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण यहाँ प्यूरिन का रिमूवल हो गया या ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण पायरिमिडीन का रिमूवल हो गया। अगर आप डीप्यूरिनेशन और डीपाइरिमिडिनेशन के प्रोसेस को कंपेयर करो
तो डीप्यूरिनेशन का प्रोसेस जो है मोर कॉमन प्रोसेस है एज कंपेयर टू द डीपाइरिमिडिनेशन का प्रोसेस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर डीप्यूरिनेशन का प्रोसेस अगर होता है तो उनके कारण इस पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन जो है कैसे डेवलप हो जाते हैं। देखो देखो यहां मैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सो किया हूं। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मैं यहां एक स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन के प्रोसेस को सो किया, और इस डीप्यूरिनेशन के प्रोसेस के कारण जो ग्वानिन है वो ग्वानिन इस प्लेस से जो है रिमूव हो गया, और ग्वानिन जब इस प्लेस से रिमूव हो गया तो उनके कारण ए प्यूरिनिक साइट क्रिएट हुआ। यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म लाइक द ए बेसिक साइट। चूंकि यहां प्यूरिन प्रेजेंट था और प्यूरिन के रिमूवल के कारण ए बेसिक साइट क्रिएट हुआ, तो वी कैन यूज द टर्म लाइक द ए प्यूरिनिक साइट। अब सपोज आफ्टर द स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जाता है तो सबसे पहले इनके दोनों स्टैंड सेपरेट होंगे। तो इस तरह से इनके दोनों स्टैंड जो है सेपरेट हो गए, और सेपरेशन के बाद यहां रेप्लिकेशन के प्रोसेस से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन हुआ। चूंकि ये जो मैं लोअर स्टैंड यहां सो किया हूं, इस लोअर स्टैंड में यहां डीप्यूरिनेशन वाले कंडीशन के कारण यहां नाइट्रोजनस बेस जो है एब्सेंट है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो चूंकि यहां कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है ना प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहां फॉर्म हो रहा है उस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में रैंडमली इनमें से कोई भी नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। क्योंकि आप यहां किसी भी जो है नाइट्रोजनस बेस को शो नहीं कर रहे हो। जब इस स्टैंड में यहां कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं है और जब यहां कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन होगा तो इस सिचुएशन में इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा उस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन भी प्रेजेंट हो सकता है, थाइमिन भी प्रेजेंट हो सकता है, ग्वानिन भी प्रेजेंट हो सकता है और साइटोसिन भी प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में एडेनिन जो है इनकॉर्पोरेट होता है, बट आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड किसी भी न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड का अगर इनकॉर्पोरेशन अगर हो रहा है तो उसके कारण जो है यहां एक मिसमैच वाले कंडीशन जो है डेवलप होंगे, और इस मिसमैच वाले कंडीशन के कारण जो है या तो ट्रांजिशन वाले कंडीशन डेवलप होगा या ट्रांसवर्जन वाले कंडीशन डेवलप होगा। तो इस तरह से अगर डीप्यूरिनेशन का प्रोसेस अगर परफॉर्म होता है तो डीप्यूरिनेशन के प्रोसेस के कारण हो सकता है कि ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन जैसे पॉइंट म्यूटेशन वाले कंडीशन जो है डेवलप हो।